हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम फाइनली हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। पिछला सब्जेक्ट जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, एंड फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू सब्जेक्ट, इट इज इकोनॉमिक्स। और हम इसकी बात यहाँ पे करने वाले हैं। 12th कॉमर्स गुजरात बोर्ड GACB जो हमारा बोर्ड है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगेन थियरी में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके सिलेबस में रादर देन इंग्लिश इट इज OC एंड इको, एंड बाकी प्रैक्टिकल में आप जानते हैं अकाउंट्स एंड स्टैट्स। सो जो मेजर थियरी सब्जेक्ट्स हैं जो हमें सीखने हैं, जो आगे भी हमें काम आने वाले हैं, दैट वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स इज इकोनॉमिक्स। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखो आपका सिलेबस जो है, ऑब्वियसली बुक्स आपके पास भी होंगी, तो सिलेबस में क्या है क्या नहीं है यू ऑलरेडी नो, कुछ नया नहीं है। ये आपका सिलेबस आपके सामने है, कुछ चैप्टर्स दे रखे हैं, कुछ ग्राफ्स के बारे में बताया है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के कुछ इंडिकेटर्स की बात हो रही है, मनी, इन्फ्लेशन, बैंकिंग पॉलिसीज, फिर गरीबी, बेरोजगारी, आबादी, एग्रीकल्चर तो आप अभी देख ही रहे हो, ठीक है क्या सिचुएशन है, फॉरेन ट्रेड, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, और इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी इमर्जिंग इश्यूज, ये सब के बारे में बात हो रही है। सो जो कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये काफ़ी रेलेवेंट है, और रियल लाइफ में प्रैक्टिकली भी आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, चीज़ें काम आती है। तो आप टोटली इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं समझ सकते कि चलो ये तो स्कूल लेवल पे यार 12th है फिर तो कुछ काम नहीं आने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप BCom पढ़ें या कोई और कोर्स करें, जहाँ जहाँ पे इकोनॉमिक्स आएगा ये सारी चीज़ों का अपना एक रेलेवेंस होगा, और मास्टर्स तक भी आपको ये सारी चीज़ें काम लगेंगी। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इन डेप्थ है, डिटेल्ड है, काफ़ी प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग है, तो हमें भी उसके ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए, उतना इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट। जो लोग यहाँ पे लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ऐप के ऊपर फुल कोर्स अवेलेबल है। बहुत सारे सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी उन्होंने बाई किया है, एंड मैं सूरत से हूँ, गुजरात से हूँ, लेकिन बाकी सिटीज़ बड़ौदा, अहमदाबाद और भी सारे सिटीज़ से, नवसारी से बच्चों ने ये सारी चीज़ें जो है एक्सेस करनी शुरू कर दी है, उन्होंने लेक्चर्स परचेज किए हैं, इसलिए हम यहाँ पे आज ये स्टार्ट कर रहे हैं। स्टिल मैं फर्स्ट लेक्चर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल के ऊपर, जो अभी तक OC के लेक्चर्स जिन्होंने अभी तक देखे ही नहीं है, ठीक है, तो उनको पता ही नहीं है कि क्या वहाँ पे आपको मिल चुका है, तो वो तो आप देख ही लेना ज़रूर, वो तो अभी भी ओपन है, फ्री है। और इकोनॉमिक्स जो है मैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आपके लिए फ्री एज अ डेमो प्रोवाइड कर रहा हूँ वंस अगेन। तो आप अभी अगर यूट्यूब पे इसको एज अ फ्री लेक्चर देख रहे हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अभी एक ऑफर है। ऐप के ऊपर आप जाएंगे तो मैंने एक ऑफर प्राइस रखा हुआ है, एंड दैट प्राइस इज ₹999 ओनली। फुल सब्जेक्ट, पर मंथ का चार्ज नहीं है भैया, पूरे सब्जेक्ट का, पूरे साल का, पूरे सिलेबस का चार्ज है वन टाइम, 999 ओनली, विथ मटेरियल इन PDF फॉर्मेट एंड विथ द टेस्ट पेपर्स चैप्टर वाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर इंक्लूडेड मिलेंगी। तो 999 के अंदर आप ये ऑफर अवेल कर सकते हैं, ठीक है। ऐप के ऊपर जाइए, डायरेक्टली पेटीएम, गूगल पे करके एक्सेस ले लीजिए। ये सारे लेक्चर्स वहाँ पे आपको अपलोड होते हुए मिलने शुरू हो जाएंगे। डे टू डे बेसिस पे लेक्चर्स जैसे जैसे बनते जाएंगे अपलोड होते जाएंगे, और जो लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं उनकी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन रही है, मैं उनको अपडेट करता हूँ कि हाँ ये लेक्चर अपडेट हो गया है, ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे साथ साथ आप चैप्टर को कवर करते जाएं, दैट इज द बेस्ट मेथड पॉसिबल, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। चलो शुरू करते हैं। तो ग्राफ है यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक हमारा, कि ग्राफ क्या होता है। अब ग्राफ ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स से भी और मैथ से भी रिलेट करता है। इकोनॉमिक्स में भी इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इकोनॉमिक्स में डेटा और जो इन्फॉर्मेशन है पास्ट अवेलेबल जो है उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे हमें ग्राफ के बारे में समझाया है, और आई थिंक ये चैप्टर बहुत ज़रूरी था। ऐसा नहीं है कि फालतू चैप्टर है, क्यों रखा है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको भी पता चलेगा कि हाँ ये नई चीज़ें हैं जो हमें भी पहले नहीं पता थी, और आज हम इसको पहली बार समझ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये आपको हेल्प करेगा। आपने ग्राफ के बारे में कितना पढ़ा है कितना नहीं मुझे नहीं पता है, मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ एज इफ कि आपको कुछ नहीं पता है। तो जो स्टूडेंट्स को एक्चुअली में कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, नॉट टू वरी, पूरा कवर होगा जैसा आपके सिलेबस में है। इंट्रोडक्शन में उन्होंने वही बोला है कि ले पर्सन, एक वर्ड यूज कर रहे हैं अपन, लेमैन बोलते हैं। लेमैन का मतलब है आम इंसान, कॉमन पीपल, जनरल पब्लिक, ठीक है, दैट इज अ ले पर्सन। तो एक कॉमन इंसान को, एक आम आदमी को जो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में कोई एक्सपर्ट नहीं है, उसको भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि आम आदमी भी समझ सके कि हाँ ये क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या फैक्ट्स और फिगर्स प्रेजेंट कर रहे हैं और उनका मतलब क्या है। तो वो एक्सप्रेस करने का जो एक तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताया उन्होंने कि जो भी डेटा है अगर आपको किसी कॉमन पर्सन के सामने रखना है तो उसके लिए आपके पास प्रेजेंटेशन करने के कुछ तरीके हैं। आप डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं, आप ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं डायग्राम और ग्राफ को डिफ्रेंशिएट भी किया है
एंड देन उनके कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स भी बताए हैं, तो वो भी हम देखेंगे। देख लेते हैं डायग्राम क्या है और ग्राफ क्या है। देखो, सबसे पहले बात हो रही है डायग्राम की। तो डायग्राम को उन्होंने किस तरीके से प्रेजेंट किया, वो बोल रहे हैं इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ अ पिक्चर। ठीक है, पिक्चर फॉर्म में प्रेजेंट करना। स्केल्स एंड मेजरमेंट्स आर यूज्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम। तो स्केलिंग होता है, मेजरिंग होता है, वो भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा आगे। इसके बाद ये बता रहे हैं कि व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि डेटा है, आपको डेटा को पिक्चर फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में सिर्फ प्लेस करना आना चाहिए, उसमें कोई स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं होता है। इस चीज़ पे फोकस करें आप। अ डायग्राम इज ड्रॉन फॉर डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? मैं सिर्फ ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल पे ले जाता हूँ। इन अदर वर्ड्स, अ डायग्राम इज ड्रॉन फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा। ये सब क्या कीवर्ड्स होते हैं? जब बोलते हैं सर आंसर में कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, तो ये सारे वर्ड्स जो है ना आपके, वो आपके आंसर में भी लिखे हुए दिखने चाहिए। अपने बोर्ड का पैटर्न ही ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपने अगर वो वर्ड्स यूज़ किए होंगे तो मार्क्स मिलने आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है और आपको वैसे ही फोकस करना है। एंड द ले पर्सन डू नॉट रिक्वायर डिटेल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ और अंडरस्टैंड अ डायग्राम। तो इन शॉर्ट, डायग्राम को बनाने में और उसको समझने में एक आम इंसान को ज़्यादा स्टैटिस्टिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, खुद ही अपने आप को समझा सके, अगर ऐसा डेटा है तो आप उसको डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। डन। अ डायग्राम इज यूज्ड बाय एडवर्टाइजिंग कंपनीज टू ड्रॉ अटेंशन, बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशंस टू स्प्रेड अवेयरनेस। ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स। बोले सर एग्जाम्पल्स में क्या लिखने का, कहाँ यूज होते हैं भाई डायग्राम? तो है तो सही, सब कुछ सामने ही है ना। एमसीक्यू में शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं कि डायग्राम कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं, कंपनीज एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमेशा कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आती हैं, कुछ दिमाग लगाती हैं। आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि हाँ यार, ये प्रोडक्ट का ऐड देखा था ना, कुछ अलग ही ऐड बनाया था, फनी था या फिर इंटेलिजेंट था, या बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया था और बहुत कम शब्दों में काफ़ी चीज़ें समझा दी। कुछ भी उनका एक थॉट प्रोसेस और एक थीम रहा होगा। लेकिन एडवर्टाइजमेंट कंपनीज पिक्चर्स, डायग्राम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि वो आपका अटेंशन उनकी तरफ ड्रॉ कर सके। ये एक होता है। अच्छा, सरकार को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, अभी आप देख रहे हो कि भाई मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, डिस्टेंस बना के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, तो ये सब चीज़ों के लिए भी तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट करती है, कैंपेनिंग करती है, उसमें भी डायग्राम्स का यूज़ होता है। एंड तीसरा, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ये लोग जब अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, अवेयरनेस किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, भाई पानी बचाओ, पेट्रोल जो है उसको समझ के यूज़ करो, पॉल्यूशन मत करो। उत्तरायण के टाइम पे होता है भाई, पतंग उड़ा रहे हो तो संभालो भाई डोरी से, बर्ड्स को कुछ हो जाएगा, ये वो। होली है, पानी कम वेस्ट करो भाई। दिवाली है, क्रैकर्स कम जलाओ, या तो मत जलाओ तो ज़्यादा अच्छा है। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है, तो आप दिए जला रहे हो, लाइटिंग कर रहे हो, उजाला कर रहे हो, इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। डीजे वीजे बजा लो, डांस कर लो, पटाखे मत जलाओ। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अपने कैंपेन होते हैं, तो वो लोग भी उसके लिए डायग्राम्स और वो सब यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेशन में काम आती है, इसकी एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट है ग्राफ। अब बोल रहे हैं ग्राफ क्या होता है। देखो, डायग्राम और ग्राफ में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मैं बोलूँगा ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है कंपेयर टू डायग्राम। डायग्राम में उन्होंने जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, उसमें ये बोला कि स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, आम इंसान को बहुत ईजीली समझ में आएगा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर डेटा का हो रहा है तो बहुत सिंपल वे में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा है। ग्राफ में कुछ चीज़ें अलग जाएंगी। अब ये जो पॉइंट मैंने बोला था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है ये एग्जैक्टली? ये बड़े बड़े वर्ड्स जो ये लोग है ना, भारी भारी वर्ड्स लिखते हैं ना, तो पढ़ के लगता है कि यार क्या बोलना चाह रहे हैं, सीधी सीधी भाषा में कुछ बोल दो ना। तो सीधी भाषा में देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे है डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पे कि जो भी डेटा में ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, और डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी में नहीं है। जैसे ये प्राइस है 1 रुपी, तो इस प्राइस पे डिमांड है 100 यूनिट्स। प्राइस है 2 रुपी, तो इस पे डिमांड कम होके 80 रुपीज़ हो गई। तो वो तो आप इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी 11th पढ़ के आप समझते हो कि भाई प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा डिमांड वैसे वैसे कम होगी। दैट इज द कॉमन प्रिंसिपल। कुछ गुड्स में एक्सेप्शंस होते हैं, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। लेकिन देखो, ये जो 1 और 2 रुपीज़ का प्राइस है, या सामने 5 रुपीज़ का प्राइस है, 7-10 रुपीज़ का प्राइस है, ये एक तो कंटिन्यूस नहीं है। ऐसा 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7, 7 to 10 ऐसा नहीं बोला है। एग्जैक्ट 1 रुपी, एग्जैक्ट 2 रुपी, बीच में क्या, उसके बारे में कुछ बोला नहीं है।
तो ये डिस्क्रीट है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए इसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। अब यही अगर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता तो वो कुछ ऐसा दिखता, ठीक है। अब जैसे बोला है कि 10,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक कमाने वाले कितने लोग हैं, तो भाई 500 लोग हैं। 20,000 रुपये से 30,000 रुपये तक कमाने वाले कितने लोग हैं, 300 लोग हैं। 50,000 से लेके 1 लाख तक कमाने वाले कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, है ना। ऐसे तो ये एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकता है। आगे देख लेते हैं। अब हम चलते हैं जो अपना सेकंड टॉपिक था, ग्राफ। ग्राफ में बोला है कि अगेन आप कहीं ना कहीं डेटा को, ऑब्जर्वेबल डेटा को पिक्चर के फॉर्म में ही प्रेजेंट कर रहे हो। एक मतलब प्रेजेंटेशन जो एक पिक्चर या इमेज के फॉर्म में ही है, बट ये स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होती। तो मैं आपको डिफ्रेंशिएट भी करके बता रहा हूँ। वहाँ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा था जब डायग्राम बनाते थे, ग्राफ तब बनता है जब डेटा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता है। अदरवाइज क्या बोला है आगे, ग्राफ इज ड्रॉन फॉर डेटा विथ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। तो अगर डिसकंटिन्यूस है, डिस्क्रीट है, तो आप डायग्राम बनाओ, अगर कंटिन्यूस है तो फिर आप ग्राफ बनाओ, जैसा यहाँ पे बता रहे हैं। और स्टैटिस्टिकल टूल्स का भी यूज़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे उसको क्लियर आउट करते हैं। थ्रू नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज एसेंशियल टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड अ ग्राफ। अ ग्राफ कैन एक्सटेंड ओवर वन और मोर ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स। अभी पता है आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे नहीं करके अपने वो चार्ट बनाते हैं। मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, याद करा देता हूँ। अपने ऐसे देखते हैं ना, सब चीज़ें आपने देखी हुई है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि पढ़ के नहीं आया यार। जैसे ये थोड़ा सा अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ग्राफ वाला डायरेक्ट एक ऑप्शन है। हाँ, ये देखो इस तरीके का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनता है, ये आपके ध्यान में होगा। तो वही चीज़ है, यहाँ आपने लिखते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिखते हैं वाई एक्सिस, फिर यहाँ पे होता है एक्स डैश, यहाँ पे होता है वाई डैश, ठीक है। तो जो भी ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसको अपने बोलते हैं ओरिजिन, अगर आपके ध्यान में हो तो। और ये तो एरो बनेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट तक चलने वाला है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 ये पॉजिटिव नंबर्स इस तरफ, नेगेटिव डैश डैश वाला है ना वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, ये वाई है ऊपर, तो इसमें भी पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे अगेन वाई डैश है, तो इसमें नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3। तो इस तरीके से सारा कैलकुलेशन चलेगा, ये आपके ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये एक्सिस की बात यहाँ पे कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब कुछ हम देखेंगे। अ ग्राफ इज जनरली ड्रॉन ऑन अ ग्राफ पेपर। हाँ, ये भी आपके ध्यान में हो, ग्राफ पेपर होता है, उसमें पॉइंट्स बने होते हैं, तो हम मेजरमेंट करके पूरा वो डिस्टेंस जो होता है उसको यूज़ करते हैं कि भाई स्क्वायर स्क्वायर ग्रीन कलर के या ब्लू कलर के बॉक्सेस बने होते हैं, तो हम एक जो बॉक्स है उसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं कि इतने एक बॉक्स को हमें 5 यूनिट्स मानना है या 10 यूनिट्स मानना है या 1 यूनिट मानना है, वो मार्किंग होती है, ठीक है। तो मार्किंग या स्केल के हिसाब से हम चलते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आगे जैसे जैसे आएंगी वैसे पता चलेगा। ग्राफ्स आर यूज मोर बाय रिसर्चर्स एंड एजुकेशनलिस्ट। तो ये आपको पता चलेगा ग्राफ कौन यूज़ करता है। डायग्राम में उन्होंने बोला था भाई गवर्नमेंट यूज़ करती है, पब्लिक अवेयरनेस के लिए एनजीओज यूज़ करते हैं, या फिर एडवर्टीजमेंट एजेंसीज यूज़ करती है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट उसका अलग है। तो ये जो है ये तब यूज़ नहीं होता जब कोई आम आदमी को आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक? तो ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब इसमें बोल रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ इन इकोनॉमिक्स। तो अभी वही तो बात कर रहे थे अपने, इंपॉर्टेंस क्या होगी ऑब्वियसली। देखो ये ना आपके लिए एग्जाम के लिए पूरा आंसर है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ इन इकोनॉमिक्स। ये आपको वो लोग एग्जाम में एज अ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई ये एक क्वेश्चन है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा हाँ ये पूछेंगे। अब कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 5 तो दिख रहे हैं और भी 6 पॉइंट्स है, 6 मार्क्स का आंसर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि ये 4 मार्क्स में पूछ लें। अगर 4 मार्क्स में पूछते हैं तो आप 4 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उनकी मार्किंग स्कीम उस हिसाब से रही होगी कि भाई 1 पॉइंट लिखने का स्टूडेंट को 1 मार्क देना है, तो उस पैटर्न पे काम होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आया। तो इस तरीके से जो भी आंसर्स हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। लैंग्वेज को आप अपने हिसाब से लिखोगे तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है, उसमें मार्क्स नहीं कट होते। मेन चीज़ ये होती है कि जो कंसेप्ट है उस पॉइंट का जो मतलब निकल रहा है, आपका मतलब और उनका मतलब मैच होना चाहिए। वर्ड टू वर्ड रट्टा मारना थोड़ा मुश्किल, थोड़ा नहीं काफ़ी मुश्किल है। अभी अगर ये आदत पड़ गई और यही करते रहोगे तो अभी तो जैसे कैसे 100 125 पेज की बुक है, साल भर पढ़ा हुआ है, रट्टा मार के निकल लोगे।
आगे के लेवल पे आपके लिए तकलीफ पड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को आपको उस तरीके से अप्रोच करना ही नहीं चाहिए स्टार्टिंग से। क्लियर है? चलो देख लेते हैं इंपॉर्टेंस में क्या है। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट कवर करते हैं। द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज परसीव्ड एज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड इज मेड इजियर बाय वे ऑफ डायग्राम्स एंड लेस कंफ्यूजिंग। सही बात है ना, डायग्राम्स और ग्राफ जो भी हों, आप दोनों में से कुछ भी अगर फॉलो कर रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं ईज हो रहा है, कन्वीनियंस हो रहा है, और जो डेटा को समझने की कोशिश कर रहा है उसका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है। ट्रेंड ऑफ सर्टन इकोनॉमिक पैरामीटर्स ओवर द वेरियस ईयर्स कैन बी ऑब्जर्व। ट्रेंड ऑब्जर्व करना बहुत सही हो जाता है, ईजी हो जाता है। मतलब जैसे इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ा है, पॉपुलेशन किस रेट से चेंज हुई है, तो एक वो ईयर वाइज या डेकेड वाइज अगर आपके पास एक फ्लो होगा ना, तो वो डायग्राम के पैटर्न से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट में देखते हैं शेयर का प्राइस ऐसे 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 करके बढ़ गया, तो पता चलता है कि हैंड में तो बढ़ा ही है ना, अब ऐसे ऐसे करके फिर वो नीचे चला गया, तो ये भी मालूम पड़ता है कि ये जो डिप आ गया, तो डिप भी मालूम पड़ेगा, राइज भी मालूम पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास अगर डायग्राम और ग्राफ है तो ट्रेंड को समझना ईजी हो जाता है। और आपको पता होगा ये स्टॉक मार्केट में जो डायग्राम जो डेली चार्ट्स यूज़ करते हैं उसके अंदर तो बहुत काम आता है, उसको कैंडल स्टिक चार्ट बोलते हैं। और चलो ये बात निकली है ना, तो जहाँ पे हम जब डायग्राम और चार्ट और ये सब सीख लेंगे ना, ग्राफ एंड ऑल, तो मैं आपको इस चैप्टर के एंड में एक उसका प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा, बता भी दूंगा कि कैंडल स्टिक चार्ट कैसा दिखता है, और किसी भी शेयर को या स्टॉक को जब कोई स्टडी करता है इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो उसको कैसे देख के क्या समझ सकता है, वो भी हम बात करेंगे, तो कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। देखते हैं आगे बढ़े। चेंजेस अकरिंग इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, अब ये तो फिर सारे बेनिफिट लिख दो आप। अ कंपैरिजन कैन बी इजीली ड्रॉन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इकोनॉमिक पैरामीटर्स बिटवीन ग्रुप्स, क्लासेस, रीजियंस, सेक्टर एज वेल एज टाइम पीरियड। मतलब आपको पैरामीटर जो भी लेना है आप ले सकते हो। जैसे हम ग्राफ पे या डायग्राम में जो भी चीज़ें प्लेस कर रहे हैं तो वो किसी भी बेसिस पे सेग्रीगेटेड हो सकती हैं। भाई उसमें डिपेंड करता है कि आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट कर रहे हो या क्लासीफाई कर रहे हो, या नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट जो भी है रीजन वाइज कुछ डेटा प्रेजेंट करना चाह रहे हो, अलग अलग इंडस्ट्रीज का डेटा प्रेजेंट करना चाह रहे हो, टाइम ग्राफ के हिसाब से कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उसमें। अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि हर 10-10 साल में जो सेंसस हुए उसमें पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, तो अब आप टाइम पीरियड ले रहे हो। अगर आप ये बोलते हो कि कौन सी इंडस्ट्री में लेबर का कितना प्रॉब्लम है, तो आप इंडस्ट्री या सेक्टर वाइज ले रहे हो। भाई कौन सी टेरिटरी में किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, तो आप रीजन वाइज ले रहे हो। तो ऐसे करके आप ग्राफ बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच आर फाउंड अपेरेंटली डिफिकल्ट इन प्रेजेंटेड थ्रू अ डायग्राम, मतलब वही बोला है कि इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगती है प्रेजेंट करने में, अगर आप उसको डायग्राम और ग्राफ के थ्रू करते हो ना, तो कहीं ना कहीं समझाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और इसका मैं आपको टाइम एंड अगेन टॉपिक वाइज एग्जाम्पल देता जाऊँगा। सर्टन डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर ईजी टू अंडरस्टैंड। देखो बार बार वही चीज़ घुमा फिरा के बोल रहे हैं डिमांड सप्लाई, अच्छा ये सब आपने पढ़ा होगा ना, डिमांड सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी। नहीं भी पढ़ा है तो आगे भी हम पढ़ेंगे। तो डिमांड सप्लाई और वो सब के बारे में हम जब बात करते हैं ना, तो इसको ग्राफ के थ्रू समझाना बहुत ईजी हो जाता है। और मैं भी आपको आगे के चैप्टर्स में ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये चैप्टर अभी एक इंट्रो लेवल पे है, मैं और ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम और अ ग्राफ। अब ये दोनों के लिए कॉमन पॉइंट्स हैं, ये भी एक पूरा आंसर है, आप बोल सकते हो। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपकी एग्जाम के लिए, ये भी एक आंसर है, ध्यान रखना इसका। चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन। देखो डायग्राम और ग्राफ के अलग अलग टाइप्स हैं, तो कौन सा डायग्राम कौन सा ग्राफ सूटेबल रहेगा वो पहले सिलेक्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको टाइप्स ऑफ डायग्राम ही पढ़ाने वाला हूँ, तो वहाँ पे मैं क्लियर कर लूँगा। क्लैरिटी, नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, तो ये सब है ना, आप पॉइंट्स ध्यान में रखो। जो वर्ड्स यूज़ करते हो ना, नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, डिफरेंट कलर यूज़ करो, डिफरेंट शेड्स यूज़ करो, जिससे आपका जो ग्राफ है वो समझने में आसान हो जाए। कितनी बार वो कलर से पता चल जाता है कि हाँ ये कलर इस चीज़ को डिनोट किया है, ये कलर इस प्रोडक्ट के लिए रखा हुआ है, तो जहाँ पे ये कलर दिख रहा है पता चल जाएगा। पता है वो क्रिकेट मैच में नहीं दिखाती, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, तो इंडिया ने किस रेट पे रन स्कोर किया, ब्लू लाइन दिख रही है, ऑस्ट्रेलिया की रेड लाइन दिख रही है, तो आपको इंटरसेक्ट भी होगी तो मालूम पड़ जाएगा कि इंडिया का ग्राफ है या ऑस्ट्रेलिया का, मिक्स नहीं होगा। अब दोनों लाइन रेड होगी तो आप उसको ऐसे वो बॉल पेन से ट्रेस करते रह जाओगे कि हाँ ये मिक्स हो रही है, तो यहाँ से इंडिया वाली कौन सी ऑस्ट्रेलिया वाली कौन सी, पता नहीं चलेगा। तो ऐसी सब चीज़ें हम यूज़ करके उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्केल्स एंड मेजर्स हम बात कर रहे थे, ग्राफ जब अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो स्केलिंग होता है कि जो 1 सेंटीमीटर का मेजर है दैट इज सपोज 5 यूनिट्स, या 1 सेंटीमीटर का मेजर है दैट इज 1 यूनिट, तो जैसी रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से हम स्केलिंग और मेजरमेंट करते हैं। एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस की हमने बात की, वो यूज़ करते हैं। डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा, देखें डायग्राम्स एंड ग्राफ मस्ट बी अकम्पनीड बाय द
डेटा टेबल फ्रॉम विच दे आर क्रिएटेड, मतलब टेबुलर फॉर्मेट में डेटा है। जैसे अपने नीचे एग्जाम्पल में देख रहे थे, नहीं वो एग्जाम्पल कहाँ चला गया, ऊपर था, हाँ ये टेबल क्या है, ये एक्चुअली में डेटा टेबल है, इसमें डेटा दिया हुआ है और ये डेटा को जब हम डायग्राम में या ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो उस पर तो वो दिखेगा ही, बट साथ साथ में अगर ये डेटा टेबल भी लिखा हुआ हो तो किसी को भी समझना ईजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेटा when the picture is not drawn from the self-explanatory data but is drawn from the specified data simplified with statistical formulae, it is appropriate to state the statistical method briefly। ये भी बहुत ज़रूरी है ना। देखो अगर आपका डेटा एकदम सिंपल टेबुलर फॉर्मेट में डायरेक्ट डेटा है जो समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट किया होगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले कोई स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला लगाया, उससे वो डेटा को एक्सट्रैक्ट किया और फिर वो डेटा आपने ग्राफ के अंदर रखा, तो जो ग्राफ स्टडी कर रहा है उसको ये बताओ भी तो सही कि ये डेटा आया कहाँ से, तो उसको डिटेल तो देनी पड़ेगी ना। देन इफ़ यू प्रेजेंट एवरीथिंग इन डिटेल, आप वो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला बता रहे हो, आप बाकी की डिटेल्स दे रहे हो, आप फिर वो ग्राफ प्रेजेंट कर रहे हो, तो चेक करने वाले को या उसको स्टडी करने वाले को सब कुछ समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, तो अपने आप वो चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जैसी बन जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो टाइप्स ऑफ डायग्राम बोले हुए हैं वो फिर नया टॉपिक है पूरा। देखो इतने अलग अलग टाइप के डायग्राम है, उसमें हम ये भी सीखेंगे कौन सा डायग्राम आपको कब यूज़ करना है। तो अभी के लिए हम इस लेक्चर में इतना ही रख रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से शॉर्ट लेक्चर्स बना के ही हम इसको प्रिपेयर करेंगे और ऐसे ही पढ़ेंगे ताकि आपको बोरिंग भी नहीं लगे और आपका प्रिपरेशन भी होता जाए। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ डायग्राम से आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अराउंड 10 to 11 पेजेस का चैप्टर है, तो आई विल ट्राई कि 3 या 4 पार्ट में मैं उसको कवर करवाऊँ आराम से, ताकि आप भी मेरे साथ साथ उसको प्रिपेयर कर सको। वीकली हम एक चैप्टर भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट इज़ अ गुड एवरेज। और जो टाइम मैंने आपको कमिट किया है मार्च तक, तब तक अपना ये पूरा सब्जेक्ट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। जिनको ध्यान में नहीं है मैं उनको फिर से बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम आपके मई में है इस बार, बोर्ड के एग्ज़ाम, तो आराम से प्रिपरेशन आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिसंबर से लेके मार्च के बीच में 3-4 महीने, 3 महीने में तो आराम से आपके 10-12 चैप्टर्स जो भी इसमें हैं ईजिली कवर अप हो सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर आप फुल सब्जेक्ट के लिए बाई करना चाहते हो वंस अगेन तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की डिटेल्स है, आप वहाँ जाके पेमेंट करके जो भी है इसका पूरा एक्सेस ले सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल अवॉइड करें, पहले एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर दो, फिर अपने कॉल पे बात कर लेंगे। बिकॉज कितनी बार मैं लेक्चर में होता हूँ आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा तो आप सोचेंगे सर कॉल नहीं रिसीव कर ले, तो अभी व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दो, उसके बेसिस पे अपने आगे बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।